guys excited for today's class, guys? I hope that आप excited हो. I hope कि कल की क्लास आपकी अच्छी गई हो. कैसी गई आप लोगों की कल की क्लास? बढ़िया थी कल की क्लास. Did you enjoy yesterday's class, everyone? यस यस यस. तो सब बच्चों ने क्योंकि कल की क्लास अटेंड कर रखी है तो उनको पता है कि आज की क्लास में भी कुछ वैसा ही होना है. आज आपकी फिजिक्स की क्लास है और आज भी हमारा एम यही रहेगा कि हम एक फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज कर लें. तो जो चैप्टर हमने चूज किया है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. और यूनिट्स और मेजरमेंट्स चैप्टर हम अच्छे से रिवाइज करेंगे. उसकी समरी पूरी कंसिडर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे. अभी आ रही है मेरी आवाज अर्पिता? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? ऑलराइट. तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो डिलीटेड पोर्शन है ना वो सब बच्चों के लिए अलग है. कल जैसे जो मैंने क्लासेस ली हैं उनमें काफी बच्चों के लिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम डिलीटेड था. और कुछ बच्चों के लिए एरर्स वाला जो पोर्शन है वो भी डिलीटेड था. अभी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? कैन यू गाइस हियर मी? कैन यू हियर मी? बेटा एक बार ट्राई टू, एक बार आप रिफ्रेश करके ज्वाइन करो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आई कैन सी दैट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, काफियों को नहीं आ रही. तो जिन बच्चों को आ रही है मे बी आपके नेटवर्क में कुछ इशू है. तो एक बार प्लीज रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन कीजिए. ऑल राइट. सो एज आई वाज सेइंग कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो काफी बच्चों का मेजरमेंट ऑफ लेंथ माने पैरालैक्स मेथड और ओलेइक एसिड मॉलिक्यूलर साइज बताना, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये 3 टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है. एक और जो एरर्स वाला पोर्शन है वो डिलीटेड है. बट येस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग दैट इन देयर पेपर एज वेल. तो मैं ट्राई करूंगी कि आपकी आज की क्लास में मैं ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लूं. तो अगर किसी बच्चे के डिलीटेड है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स ओके, आप अपने स्कूल के पेपर्स पे फोकस कर लो. बाद में जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके वो जो डिलीटेड टॉपिक्स वाला पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा. ऑल राइट ललित, इफ यू कांट हियर मी ट्राई टू रिफ्रेश एंड ज्वाइन अगेन बिकॉज बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है. नाउ एम आई ऑडिबल? एक बार मैंने म्यूट करके फिर से अनम्यूट किया अपने आप को. एम आई ऑडिबल नाउ गाइस? अभी आ रही है आवाज? ऑसम. गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन. अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो हो सकता है मेरी साइड पे कुछ नेटवर्क एरर हो या आपकी साइड पे कोई नेटवर्क एरर हो, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा. ठीक है. Let beta, if you can't hear me then please refresh, maybe there is a problem with the आपके नेटवर्क में कोई इशू हो तो एक बार रिफ्रेश करो and you will be able to hear me. Right. So I was telling you all that I was born and brought up in Delhi and मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो सेंट जेवियर्स स्कूल से करी. एंड आई ऑल्सो डिड, क्योंकि मुझे फिजिक्स का बहुत शौक था, तो मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स फिजिक्स में ही परसू करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. बीएड जो मेरी है, बैचलर इन एजुकेशन, दैट आई हैव परसूड फ्रॉम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप सब बच्चों को पढ़ाने का बहुत मन था, मुझे एजुकेशन का बहुत शौक है. आई विल बी टीचिंग यू ऑल फिजिक्स. ठीक है. तो आई विल बी योर फिजिक्स टीचर. तो आई होप कि आप अच्छे से अपना ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो एंजॉय कर पाओ. आई कैन सी दैट काफी सारे बच्चों के हैंड्स रेज्ड हैं. तो अगर आप बच्चों को कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना आप अपने हैंड्स रेज बंद कर दो. ठीक है. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, एवरीवन, दिस इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ठीक है. सो आर यू ऑल रेडी? गुड इवनिंग एवरीवन. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. सो शुड आई बिगिन विद द क्लास गाइस? रेडी हो क्लास के लिए?
गुड इवनिंग, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को फॉर ऑल द न्यू ज्वाइन। माय नाउ एम आई ऑडिबल? नाउ एम आई ऑडिबल? यस यस यस, आई थिंक जैसे जैसे बच्चे ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं वैसे वैसे इश्यूज आते हैं। तो क्योंकि ये आपका ओपन बैच है तो थोड़ी सी अभी इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। जब बैचेस में टीचर्स और डिवाइड हो जाएंगे तब आपके बैचेस डिवाइड हो जाएंगे। ललित, अगर आवाज नहीं आ रही बेटा कहीं और जाके बैठो, हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू हो जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही हो। ठीक है, तो चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस एंड वी कैन बिगिन विद टुडेस क्लास देन। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स और मेजरमेंट्स जो आपका चैप्टर है वो कवर करना है। एक बार सभी बच्चों के लिए फिर से बता दूं कि मैं इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका क्योंकि डिलीटेड है कुछ पोर्शन, तो वो स्कूल में डिस्कस नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपको उसमें डाउट्स भी आए या फिर समझ ना आए। तो जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना, बट मेजरली आप अपने स्कूल के पेपर्स पे फोकस करो। जब बाद में हम ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके जो सारे एग्जिस्टिंग डाउट्स हैं डिलीटेड कोर्स में वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब आ रही है आवाज? जरीना, सोनम, त्रिशा, कैन यू गाइस हियर मी? क्योंकि आई थिंक पहले बच्चों को आवाज आ रही थी। अभी आवाज आ रही है सबको? यस। जिनको आवाज नहीं आ रही, जिनके में बार बार कंटिन्यूअसली आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। मेरी साइड से इंटरनेट कनेक्शन सही है। बीच में 1 सेकंड के लिए जाता है तो जाता है, बट वरना सही है इंटरनेट कनेक्शन। तो आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन एक बार फिर से चेक कीजिए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द क्लास एवरीवन। आज का हमारा एजेंडा ये है कि वी वांट टू रिवाइज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर। हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, जो जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और बाद में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं पहले बोल रही हूँ कि आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो आपके चैप्टर के अंदर हैं। तो अगर किसी बच्चे का डिलीटेड सिलेबस में है वो टॉपिक, तो आप चिंता मत करो, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल के अंदर बाद में भी पढ़ लेंगे। तो अभी आप जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपके सिलेबस में है, वो अच्छे से रिवाइज करने पे फोकस कीजिए। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद द क्लास गाइस। और जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहली चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो है यूनिट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स एवरीवन? सब बच्चों ने ये चैप्टर अपने स्कूल में भी पढ़ रखा है, कोचिंग में भी पढ़ रखा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स? Good evening, everyone. Welcome to all the new joinees. So today we are discussing units and measurements chapter. And मेरा question जो आप लोगों के लिए है वो है कि units का मतलब क्या होता है? What is the meaning of units? अब आ रही है आवाज सोनम? Very good. We have a reply, a standard used for comparison, a standard used for measurement of physical quantities. Good job, internationally accepted. तो यूनिट्स जो होती हैं, जैसा आप सब लोगों ने बोला, एकदम सही बोला, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर। राइट, यही बोला ना आपने कि स्टैंडर्ड मेजर होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। राइट, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए। वेरी गुड, ये आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होती है। सब लोग पूरे के पूरी दुनिया में जानते हैं कि इस यूनिट का मतलब क्या है। इट इज स्टैंडर्ड, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि 100 मीटर्स कितना होता है, तो आप मुझे डिस्क्राइब कर पाओगे कि मैम चलो 100 मीटर तो ज्यादा हो गया, 30 सेंटीमीटर कितना होता है? तो आप मुझे वो 30 सेंटीमीटर का स्केल लाके दे दोगे कि मैम 30 सेंटीमीटर इतना लंबा होता है। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन यूएस में भी किसी से पूछती हूँ ना, तो वो मुझे सेम लेंथ बताएगा। तो सेंटीमीटर जो मेरी यूनिट है, इट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एवरीवेयर, और वो स्टैंडर्ड मेजर है ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यूनिट्स का ये पर्पस होता है दैट दे आर द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब
एक चीज ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, राइट? ये चीज तो आप भी अग्री करोगे कि देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? तो अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में आप बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो क्वांटिटीज हैं जिनको यूज कर कर बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते हो, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के? व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज गाइस? चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास मास है किसी भी पार्टिकल का, मुझे पता है कि उस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट चल रखा है। माने मेरे पास लेंथ है एक, तो सपोज आई एम हैविंग एस विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड आई नो द टाइम। तो यहां से मैं कितनी सारी क्वांटिटीज डिराइव कर सकती हूँ। वेलोसिटी डिराइव कर सकती हूँ एस अपॉन टी, आई कैन डिराइव एक्सेलरेशन विच इज वी अपॉन टी, फोर्स डिराइव कर सकती हूँ विच इज एम ए। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी फंडामेंटल है, उनसे मैं कितनी क्वांटिटीज डिराइव कर सकती हूँ। तो अब जो आप चैट में लिख रहे हो वो एकदम सही है। आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, एसआई सिस्टम जो आता है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजरमेंट का, उसके अंदर यू हैव 7 fundamental quantities. Those 7 fundamental quantities are: we have mass, right? We have length, we have time, ठीक है? We have electric current, we have thermodynamic temperature. इसको मैं खाली टेम्परेचर लिख रही हूँ, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी होता है हमारे पास। और हमारे पास क्या होता है? We have luminous intensity, है ना? We have luminous intensity and the last unit is amount of a substance. किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो होता है वो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। डिराइव्ड के अंदर अब बाकी सारी जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है वो डिराइव्ड के अंदर है। वेलोसिटी से लेकर एक्सेलरेशन से लेकर फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इवन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल दीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल राइट, सो लेट अस ट्राई टू रिकैप्चर कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी कि जो स्टैंडर्ड मेजर होता है किसी भी क्वांटिटी का वो होता है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हमने ये भी पढ़ा कि सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि क्योंकि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ क्वांटिटीज को यूज करके बाकी सारी क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको यूज कर कर हम बाकी क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। और बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं डिराइव्ड। ठीक है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी आवाज आ रही है सबको? फिर हमने ये भी देखा कि एसआई सिस्टम के अंदर वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। दे आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, जो है प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है स्टीरेडियन। ठीक है, ये वाली जो टेबल्स हैं ये आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में भी देखी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये टेबल्स बताती हैं कि लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, मास की एसआई यूनिट है केजी किलोग्राम, टाइम की है सेकंड, करंट की है एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है एसआई यूनिट मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडला। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? काफी इज सेइंग दैट माय आवाज इज नॉट कमिंग। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करो। हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं अकोमोडेट करूंगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। अगर काफी सारे बच्चों को नहीं आ रही तो मैं अपने एंड से ट्राई करूंगी कि मैं रिफ्रेश कर लूं। ठीक है, सो दिस इज, ये जो टेबल है याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं कि डिफाइन करो कि 1 मीटर क्या होता है, क्योंकि 7 डेफिनेशंस टीचर्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते आपको याद हो। बट हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। 1 मीटर की, किलोग्राम की, इन सब यूनिट्स की कितनी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हर जगह पे यूज की जाती है उस यूनिट को मेजर करने के लिए। ऑल राइट, सिमिलरली वी हैव प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल एज वेल। प्लेन एंगल आपका 2 डायमेंशन में होता है, सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशन में होता है।
तो अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है तो प्लेन एंगल आपको बताता है कि वो सर्कुलर आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है आपके सेंटर ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला भी आता है। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो को, तो थीटा जो आपका जी प्लेन एंगल है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। दिस सेम फॉर्मूला इज आल्सो यूज्ड इन पैरेलैक्स, सो यू कैन रिमेंबर दिस। फॉर सॉलिड एंगल की बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी पता कब आती हैं, जब आप 12th क्लास में पहुंचते हो ना, तो 12th क्लास में स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, उनमें सॉलिड एंगल की बहुत एप्लीकेशन होती है। तो सॉलिड एंगल आपका 3D में एग्जिस्ट करता है। जब आपके पास कोई 3D एरिया है तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपको सॉलिड एंगल से पता चलता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में हमें इतना ही रिवाइज करना है। इज दिस मच कंसेप्ट क्लियर गाइस अबाउट यूनिट्स? यस, वेरी गुड, आई एम ग्लैड दैट इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, अब आपकी बुक में एक टॉपिक ये भी है कि आप लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हो। ठीक है, तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए, अब मैं आपको बोलूं कि कोई लेंथ मेजर करके मुझे बताओ, तो आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल ले आओगे, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल ले आओगे, और भी लंबी लेंथ होगी तो पूरी इंची टेप ले आओगे, उससे भी लंबी लेंथ होगी तो कारपेंटर जो वो टेप मेजर यूज करता है वो ले आओगे, और छोटी लेंथ अगर मैं आपको दूंगी तो आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके, स्क्रू गेज को यूज करके, इन सबको यूज करके आप मेजर कर सकते हो। बट एक जो इनडायरेक्ट मेथड है जो हम यूज करते हैं टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि कोई प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है, तो वैसी चीजें मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड का। ठीक है, तो जो पैरेलैक्स मेथड होता है ना, पैरेलैक्स एज अ कांसेप्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि पैरेलैक्स का मतलब क्या है। आप लोगों के हाथ में भी अभी पेन होगा, तो आप ये चीज देखो, अगर मैं पेन को एक डिस्टेंस पे रखती हूँ, मैंने अपना पूरा हाथ स्ट्रेच कर लिया, ये पेन कुछ डिस्टेंस पे है, एक आंख बंद करके पेन को देखती हूँ तो एक पोजीशन दिखती है, दूसरी आंख बंद करके पेन को देखती हूँ तो दूसरी पोजीशन दिखती है। तो ये जो शिफ्ट है, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ऑलराइट, तो हम वही करते हैं। आप ये वाला मेथड अगर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करा जा रहा है, माने डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो हमने अर्थ के ऊपर 2 ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बना दिए जहां से इस प्लैनेट की पोजीशन को नापा जा रहा है। ठीक है, वी आर मेजरिंग द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम दीज 2 सेंटर्स। अब ये जो दोनों सेंटर्स हैं, ये अर्थ के एक कोने पे दूसरे कोने पे है, समझ लो, एक ऐसा नॉर्थ पोल पे, एक ऐसा साउथ पोल पे। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना? अर्थ का जो डायामीटर है उसको यूज करके आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो मेरे को। तो बी की वैल्यू हमें पता है, साइंटिस्ट होते हैं हमारे स्मार्ट, साइंटिस्ट इस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। आपको पता है प्लेन एंगल से दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस इतना बड़ा है प्लैनेट और अर्थ के बीच में, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट एक्ट्स एज एन आर्क ओनली, और वो आर्क और ये जो लेंथ है वो इक्विवेलेंट है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, जहां से हमें पता चलता है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क इज ए बी विच इज बी विच इज द डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डी। तो यहां से आप जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट और अर्थ है वो बहुत इजीली छोटे से स्टेप में निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर है सबको कि हाँ मैम, डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और अर्थ तो हमने निकाल लिया। ये चीज क्लियर है सबको? नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे ग्रुप पे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई स्ट्रेस मत लो बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पैरेलैक्स मेथड बहुत जरूरी है, चलो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। अगर आपको किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो क्या करते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बना दिए, एक ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे। ये जो ए और बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होता है, क्योंकि हमें अर्थ का रेडियस, अर्थ का डायमीटर, ये सब वैल्यूज पता है, तो बी की वैल्यू आप लोगों को पता होती है। ठीक है, बाकी बचा ये थीटा, थीटा की वैल्यू भी आप लोग डिटरमिन कर सकते हो। तो बाय सिंपली यूजिंग द एंगल, प्लेन एंगल फॉर्मूला, की प्लेन एंगल जो होता है आपका थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ऑलराइट, वंस यू हैव द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ अर्थ, आपके पास अगर एक बार डी की वैल्यू आ गई, तो आप जो डायामीटर है प्लैनेट का वो भी डिटरमिन कर सकते हो। ऑलराइट, ये जो अल्फा है, दैट दिस एंगल दिस कैन बी डिटरमिन्ड। अर्थ से कोई भी साइंटिस्ट अगर ऑब्जर्वेशन लगता है तो ये अल्फा की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं।
बाय व्यूइंग द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट। और अब आपको डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है प्लैनेट से अर्थ तक, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी विच इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एज वेल। बच्चों, हो सकता है कि जब आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है, जब आपके नोट्स आपको मिलने होते हैं, तो एकदम से क्लास के बाद ना मिले आपको, बट एक दो दिन वेट करो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक दो दिन वेट करो। तो मेरे भी हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग कल परसों तक मिल जाए, तो उसमें आप स्ट्रेस मत लो, वो आपको जेन्युइनली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पूरी बैकएंड की प्रोसीजर होती है जो रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाती है, नोट्स की साइड पे जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके पास जो भी कंटेंट पहुंचे वो परफेक्ट पहुंचे। All right, so that is all we need to understand about parallax method as well. Again, जिन बच्चों का ये टॉपिक के अंदर है, एनसीईआरटी में से जाके पढ़ लेना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो अंडरस्टैंड पैरालैक्स मेथड नाउ। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, वो फ्री डेली कोचिंग डॉट अवंती की जो आईडी मैंने आपको बताई थी ओरिएंटेशन के अंदर, उस आईडी पे मेल लिख सकते हो, वो लोग आपको आईडी में ऐड कर देंगे। ऑल राइट, ओके, so moving on, the next topic which is very important, which is there in almost all of your नहीं अमृता, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। अगर किसी बच्चे को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही है, तो एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिखने लग जाएगी, ठीक है? सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो मैं दो बच्चों के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक बच्चा है मेरे पास सुशील, सब लोगों ने ये गेम खेल रखा है डार्ट बोर्ड वाला। एक है मेरे पास बच्ची जिया। हैज एवरीवन प्लेड दिस डार्ट बोर्ड वाला गेम? एक सेकेंड, जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, एक बार रिफ्रेश करो। एक बार मैंने भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट किया है। तो ये डार्ट बोर्ड वाला गेम, आर्चरी वगैरह सबने देख रखी होती है। इसमें एम क्या होता है कि ये जो आपका सेंटर है ना, इस सर्कल का सेंटर, वहां पे आप मारो जो भी आपका निशाना है, ठीक है? तो अब सुशील ने खेला, तो सुशील रहा हमारा बढ़िया प्लेयर। तो सुशील ने मारे ऐसे, एक उसने यहां पे मारा, एक उसने यहां, एक उसने मारा इधर, एक उसने मारा इधर एकदम टारगेट के पास, एक उसने मारा इधर। जिया ने भी बहुत अच्छा खेला। जिया ने हमारा एक मारा निशाना इधर, वन हियर, द अदर वन हियर, एक इधर और एक इधर। तो अब मैं एज अ जज, जो इनके ये कंपटीशन को जज कर रही होंगी ना, मैं बोलूंगी कि सुशील आप एक्यूरेट हो, ठीक है? आई विल से दैट सुशील इज एक्यूरेट एंड आई विल टेल जिया दैट शी इज प्रिसाइज। तो अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, आप उसके कितना पास हिट कर रहे हो। सपोज कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है? बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। हमें पता है कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ए स्टूडेंट है उसने जी की वैल्यू मुझे बताई कि उसकी जी की वैल्यू आई है 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए वाला जो बच्चा है वो बहुत एक्यूरेट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। अब दूसरा बच्चा जो है उसने मुझे बताया कि मैम, मेरी जो मैंने तीन वैल्यूज ली और मेरी तीनों वैल्यूज कुछ ऐसे आई, एक आई 6.72, एक आई 6.73 और एक आई 6.70। तो मैं बोलूंगी बेटा, भले ही आप एक्यूरेट नहीं हो बट आप प्रिसाइज जरूर हो, क्योंकि आपकी सारी रीडिंग्स एक दूसरे के बहुत पास में है। ऑल राइट, नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन? एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया, उनका मतलब समझ में आया सबको? तो मैं बोलूंगी कि ये जो मेरा बच्चा है वो है प्रिसाइज, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन के अंदर। एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक बार फटाफट बता रही हूं कि एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू आई है, जो आपने कैलकुलेशन करी है, वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास में है। और प्रिसिशन का मतलब होता है कि आपने जितनी भी रीडिंग्स ली है वो एक दूसरे से कितना पास में है, ठीक है? वेरी गुड। जैसे संजना ने अभी भी लिखा कि प्रिसिशन मतलब क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, कि आपकी सारी मेजरमेंट्स एक दूसरे से कितनी पास में है, ठीक है? इज इट क्लियर एक्यूरेसी और प्रिसिशन बच्चों?
चलें आगे। जिसके भी वॉइस नहीं आ रही है प्लीज एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। अगर आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास है तो एक्यूरेसी, आपकी जो मेजरमेंट्स है कितनी आसपास है, अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से तो प्रिसिशन। ऑल राइट, मूविंग ऑन। एरर्स हमें समझना है। कुछ बच्चों का एरर जो है वो वाला पोर्शन नहीं आ रहा। सुशील, मैं आपको क्लास के एंड में एक बार ईमेल कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है? गिव मी सम टाइम बच्चा। ऑल राइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिस्टमैटिक रैंडम एरर। अब ये दो मेजर टाइप के एरर होते हैं। सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जो आपका खाली एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो फिर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ बच्चों का एरर वाला पोर्शन डिलीटेड है, बट क्योंकि काफी बच्चों का वो सिलेबस में भी आ रहा है इसलिए मैं उसको ब्रीफली कवर करवाऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है? तो जिन बच्चों का आ रहा है सिलेबस में वो थोड़ा ज्यादा फोकस से सुनो, जिनका नहीं आ रहा अगर आपके डाउट्स भी हैं तो वो बाद में क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सिस्टमैटिक एरर्स आपके एक डायरेक्शन में होते हैं। सिस्टमैटिक एरर होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि आपकी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, ठीक है? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। अगर आपका प्रोसीजर गलत है, तो जैसे काफी बार क्या होता है कि डॉक्टर्स जब आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं बॉडी का तो वो आपके आर्मपिट में थर्मोमीटर रखते हैं। सो दैट इज एन इनकरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर। उससे आपका जो भी बॉडी टेम्परेचर होगा वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा। तो एक ही डायरेक्शन में एरर आएगा क्योंकि प्रोसीजर ही गलत है। तो ये भी एग्जाम्पल है सिस्टमैटिक एरर का। और एक और एग्जाम्पल जो होता है वो होता है पर्सनल एरर, ठीक है? कि बच्चे ने कुछ गलत रीडिंग ले ली, बच्चे ने कुछ केयरलेसली कर लिया, तब आपका पर्सनल एरर आता है। तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो आप मिनिमाइज कर सकते हो अपनी रीडिंग में, सही इंस्ट्रूमेंट यूज करके, सही प्रोसीजर फॉलो करके, कोई भी गलती ना करके इस एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। रैंडम एरर जो होता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रैंडम एरर जैसे आपको बता रहा है कि रैंडम एरर होता है बिकॉज ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस। All right. So random error will occur because of whatever random fluctuations are there. Yes, I will send you the notes. I will send you the PDF. Don't worry. रैंडम एरर अब जैसे इसलिए हो गया कि सपोज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और टेम्परेचर चेंज हो रहा है सराउंडिंग्स का, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो होगा ही, वो तो रैंडम फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से रैंडम एरर आ सकता है। एक और रीजन है कि आप बैटरी यूज कर रहे हो। अब बैटरी के अंदर सपोज आप 5 वोल्ट की यूज कर रहे हो, तो वो 5 वोल्ट की ना थोड़ी सी ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी देगी 4.99, कभी दे देगी 5.01। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसकी वजह से भी आपकी रीडिंग के अंदर एरर आ सकता है। तो ये होते हैं वेरी गुड इररेगुलर एरर्स, जैसा आशीष ने बोला। ये होते हैं आपके फ्लक्चुएशन मतलब रैंडम चेंजेस, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे रीडिंग हुए जा रही है। तो जैसे वोल्टेज होती है, वोल्टेज आपकी चेंज हो जाएगी। वोल्टेज आपकी 5 वोल्ट है अगर, तो आपके पास हो सकता है एक टाइम पे 4.99 आए, एक टाइम पे 5.1 आए, ऐसे आपकी वोल्टेज चेंज होती रहती है। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। वैसे ही टेम्परेचर है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, वो एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो इन सबको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं जो रैंडम होती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक और रैंडम एरर के बीच में फर्क। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, काफी बार आता है आपका। मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है एरर्स के अंदर ही, वो है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। जिन बच्चों का कोर्स में है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों का कोर्स में नहीं है, अगर उनको समझ में नहीं आया तो जब हम बाद में क्लास लेंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगी। ऑलराइट, तो इसमें हमें समझना क्या है कि ये हो गया थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड, ज्यादा इसमें थियरी नहीं है, इसमें थोड़े से फॉर्मूलाज है। अब सपोज एक बच्चे ने ना बहुत सारी रीडिंग्स ली किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसने काफी सारी रीडिंग्स ली, टोटल उस बच्चे ने ली n रीडिंग्स। तो अब आई थिंक सबको पता है कि जब आप आंसर रिपोर्ट करते हो तो आप मीन वैल्यू निकाल लेते हो रीडिंग्स की। यू फाइंड आउट द मीन वैल्यूज जो होती है A1 प्लस A2 प्लस ऑल दी वैल्यूज टिल AI डिवाइडेड बाय n। राइट, ये सबको पता है कि हाँ मैम मैंने मीन वैल्यू तो निकाल ली। अब मैं आ जाती हूँ एरर पे। एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी रीडिंग में उसका मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूं, मॉड ले रही हूं ऑफ मीन वैल्यू माइनस दैट रीडिंग। तो मैं अब ये सब रीडिंग्स में फाइंड आउट कर सकती हूँ।
इसमें क्या हो जाएगा आपका ए मीन माइनस A2, आप मॉड ले रहे हो इसके अंदर, सो ऑन, मैं ए आई में भी निकाल सकती हूं, इट विल बी इक्वल टू ए मीन माइनस ए आई। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। गुड जॉब साहिल। जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू के बीच में नहीं, एक्चुअल वैल्यू तब जब आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन हो, वरना जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है और जो आपने मीन वैल्यू निकाली है, उसके बीच में जो आपका डिफरेंस रहता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, मैंने अच्छे से इसलिए लिख भी दिया है कि एब्सोल्यूट एरर सब बच्चों को समझ में आ जाए, यहां पे भी लिख देती हूँ कि ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब समझो एक और टर्म जो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले थे इन सबको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ AI तक, इसको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय, इस पूरे को आप डिवाइड कर दो n से, तो ये आपका हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब जितने सारे एब्सोल्यूट एरर आए उन सबको आपने ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया। ऑल राइट, सो दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया? बच्चों अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो एक बार प्लीज रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, तो सब रीडिंग्स में आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, अब उन सबको आप ऐड करके डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो इसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ऑल राइट, नाउ इज इट क्लियर? मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। तभी सबसे पहला स्टेप है एब्सोल्यूट एरर समझना, उसके बाद समझो कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर रिलेटिव और परसेंटेज तो एक सेकंड में समझ में आ जाते हैं। ठीक है, आपने एन रीडिंग्स ली, उन एन रीडिंग्स का मीन निकाल लिया, अब मीन वैल्यू के अंदर से सारी की सारी रीडिंग्स आप जब माइनस करोगे तो हर रीडिंग के अंदर आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड लेकर, फिर उन सारे एरर्स को आप ऐड कर दो एंड डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, तब यू विल ऑब्टेन द मीन एब्सोल्यूट एरर। ऑल राइट, परफेक्ट, चलूं आगे। अब अगली चीज जो हमें निकालनी है वो है रिलेटिव एरर, या फिर इसको हम एक और टाइप का एरर कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो वो आप कैसे निकालते हो? रिलेटिव एरर जो होता है आपका, वो आपका हो गया, जो आपका ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको आप डिवाइड कर दो विद द मीन क्वांटिटी, तो ये आपका जो है ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको आप मीन क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपके पास रिलेटिव एरर आएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूं, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100% गाइस, तब यू विल गेट परसेंटेज एरर। बस इतना ही करना है, इतना ही समझना है, दैट इज ऑल। ऑल राइट, अभी जिन बच्चों का एटलीस्ट पेपर में आ रहा है उनको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ मैम ये सारे अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। अभी ये समझ में आए हमको कि कोई बच्चे ने इतनी रीडिंग्स ली तो सबसे पहले उनमें निकालो मीन। एक बार आप लोगों ने मीन निकाल लिया, उसके बाद मीन में से जब आप हर वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, तब आपके पास हर वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। वंस यू गेट एब्सोल्यूट एरर, एड ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, डिवाइड देम बाय n, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। बच्चा मीन एब्सोल्यूट एरर तो सबसे इजी होता है, जितने एब्सोल्यूट एरर आए हैं सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो n से, यू विल ऑब्टेन मीन एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर माने मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन। ठीक है, ये अभी क्लियर है सबको? चलूं आगे। संजना, कैन यू रीफ्रेम योर क्वेश्चन? ऑसम। तो यही वाली चीजें हमने सारी अभी पढ़ी हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि जो एक्यूरेसी होती है, इट इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसिशन बताता है कि कितनी क्लोज है सारी मेजरमेंट्स, एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रेजोल्यूशन और लिमिट जित तक हमने क्वांटिटी को मेजर किया है। एरर आपके दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। जो आपका डिफरेंस है, ये 9th पॉइंट देखो ध्यान से, जो आपका डिफरेंस है बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो आपकी A1 A2 A3 सारी क्वांटिटीज है, और मीन वैल्यू, इनके जो मैग्नीट्यूड है, जो इनके डिफरेंस का
मैग्नीट्यूड है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, इन सबका जो मीन है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, एंड द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और जब आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास फिजिक्स में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना वो काफी कॉम्बिनेशन टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, राइट। आपके पास कुछ भी हो गया, अगर मैं बोलूं टेम्परेचर डिफरेंस ही बताओ कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप कोई भी टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 बता दोगे। तो फिजिक्स में सारी की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, कुछ भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो उसके अंदर जो एरर आएगा वो आप कैसे मेजर करोगे, बाय यूजिंग ये जो आपको टेबल दी गई है। अगर कोई क्वांटिटी z a और b का एडिशन है तो उसका जो एरर होगा z के अंदर एरर, दैट विल आल्सो यू विल ऑब्टेन बाय एडिंग द एरर ऑफ a एंड b। सब्ट्रैक्शन में तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों के एरर को ऐड करना है। डिवीजन के अंदर है तब आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा मामला। ठीक है, कि डिवीजन के अंदर माने डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यही सेम आपका मल्टीप्लीकेशन में भी बनता है। और एक्सपोनेंशियल पावर की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल पावर, अगर जैसे यहां पर आपके पास v स्क्वायर में एक्सपोनेंशियल पावर है तो वो एक्सपोनेंशियल पावर आपकी बाहर आ जाती है, जैसे 2 रेज्ड है तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रीफली आपको एनसीईआरटी में टेबल भी मिल जाएगी, इसको भी हम और अच्छे से समझ लेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, मूविंग ऑन, एक बच्चा बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल साइज बता दो। तो चलो मैं एक बार ब्रीफली वो बता सकती हूँ। तो इनडायरेक्ट मेथड मैं कंसिडर कर रही हूं जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है ओलेइक एसिड का। तो बच्चों मैं आपको ना सारी की सारी डिजिट्स नहीं दूंगी बट मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एक बीकर है जिसमें आप ओलेइक एसिड का एक कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हो। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लिक्विड हो गया जो ये मेरा ओलेइक एसिड का है। और ओलेइक एसिड की एक खास बात है कि उसका मॉलिक्यूल साइज काफी बड़ा होता है। तो यहां से आपको कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है ओलेइक एसिड की वो आपको पता चल जाती है। अब आप इसको यूज करते हो एक पतली सी फिल्म बनाने के लिए, बहुत ही पतली सी फिल्म बनाने के लिए इसको यूज करते हो, जिस फिल्म का रेडियस आपको पता चल जाएगा बाय लुकिंग एट इट। ये फिल्म इतनी पतली है कि इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये खाली एक मॉलिक्यूल की बनी हुई है, मतलब एक एक मॉलिक्यूल स्टैक हुआ हुआ है पूरे के पूरे ओलेइक एसिड का, और ये पूरी फिल्म मैंने बनाई है। तो अब मेरा यहाँ पे काम क्या रह गया कि ये जो वॉल्यूम मुझे ऑलरेडी पता थी ना, राइट, दिस वॉल्यूम विच आई ऑलरेडी न्यू, इसको मैं सिंपली इक्वेट कर दूंगी विद पाई आर स्क्वायर टी। और ये जो थिकनेस होएगी मेरी, दिस थिकनेस ऑफ द फिल्म, this thickness will be equal to the size of the molecule. ऑल राइट, इतना ही समझना है। अगेन यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक और अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर खाली जो नंबर्स हैं वो आपको और दे रखे हैं, तो वो आप नंबर्स भी पढ़ सकते हो, उससे आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो काफी जरूरी भी है, विच इज डायमेंशंस। तो डायमेंशन का टॉपिक तो सब बच्चों को आई थिंक समझ में आया हुआ है। डायमेंशन मुझे अपने स्कूल टाइम में सबसे इजी टॉपिक लगता था, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बेस क्वांटिटीज है ना उनको हम एक लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो जैसे मैंने मास को बोला m, लेंथ को मैंने बोल दिया l, ठीक है, वैसे ही मैंने टाइम को बोल दिया t। यूजुअली आपकी जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह है वो इतनों से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वेलोसिटी का डायमेंशनल एक्सप्रेशन बताओ। तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना जी, या इस चीज से तो अग्री करोगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। मतलब आपके पास कुछ लेंथ अपॉन टाइम टाइप की चीज आ गई, तो यू विल ऑब्टेन लेंथ अपॉन टाइम टाइप का एक्सप्रेशन। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल इक्वेशन है आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, l⁻⁻⁻, t⁻⁻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 ⁻
ऑप्शंस हैं।
ऑल राइट, डायमेंशंस आपकी पावर होती हैं जिनसे आप इन बेस क्वांटिटीज को रेज करते हो अपनी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम निकाल लो, फोर्स के लिए भी निकाल लो, अपनी प्रैक्टिस खुद करो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दिमाग में आ रही है उन सबके फॉर्मूलाज थोड़े से याद कर करके सबकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, तो काफी इजी बन जाता है इनको एक्सप्रेस करना। तो डायमेंशंस के बताओ यूजेस क्या होते हैं, व्हाट आर सम यूजेस ऑफ डायमेंशंस गाइस? डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या होते हैं? तो इसका पहला यूज तो ये है, बताओ क्या होते हैं इसके कुछ यूजेस तो बताओ। वेरी गुड, वी कैन चेक दी इनएक्यूरेसी, नहीं चलो एक्यूरेसी लिखती हूं। अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। यू कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, कि वो फिजिकल जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। ऑल राइट, सेकेंड चीज जो होती है वो ये है कि आप रिलेशंस डिराइव कर सकते हो बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे सब बच्चों ने एनसीईआरटी में वो एग्जांपल देखा होगा ना, टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में हमने रिलेशन डिराइव करा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट जो इसका यूज है वो ये है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ऑल राइट, तो ये इसके कुछ यूजेस होते हैं और ये सारे यूजेस की आपको एप्लीकेशंस आनी चाहिए, इन सबका एक एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, तो इतना ही है जो आपका थियोरी हमें कवर करना है। तो आई होप कि आप बच्चों को थियोरी वाला पोर्शन सारा समझ में आया हो। अब हमारे पास टाइम है काफी, तो हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट, इज द थियोरी पोर्शन क्लियर टू एवरीवन गाइस? थियोरी पोर्शन सबको समझ में आया बच्चों को? यस, वेरी गुड, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड देन। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस है पहले, उसके बाद थोड़े से लंबे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी वांट टू डिस्कस इज, इसमें आप लोग भी मेरी हेल्प करो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जिनकी डायमेंशन सेम होती है। सो नेम सम फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस। कैन यू नेम सम फिजिकल क्वांटिटीज? वेरी गुड, वर्क एनर्जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वर्क और एनर्जी के साथ ना एक बड़ी प्यारी क्वांटिटी है टॉर्क। जिन सब बच्चों का रोटेशनल मोशन आ रहा है पेपर में सबको पता होना चाहिए टॉर्क के बारे में। तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। मूविंग ऑन, और कोई एग्जांपल? ये वाला एग्जांपल मैंने लिख दिया, वेरी गुड, स्पीड और वेलोसिटी। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो मैंने देखा है, दैट इज मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम और इम्पल्स की सेम होती हैं। एक और अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेस एंड प्रेशर, दोनों फोर्स अपॉन एरिया होते हैं, तो दोनों की जो आपकी डायमेंशन आएंगी वो सेम आएंगी। ठीक है, गुड। फोर्स और टेंशन, फोर्स एंड टेंशन दे ऑल्सो हैव द सेम डायमेंशन। यहां पर बल्कि एक और चीज ऐड कर दो जो आपकी होती है वेट। वेट भी आपका न्यूटन में ही मेजर होता है। वेट, फोर्स, टेंशन, तीनों की डायमेंशन आपकी न्यूटन के अंदर ही आएंगी, तो सेम आती है आपकी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जिनकी डायमेंशन सेम होती है। मूविंग ऑन, नाउ कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन ना हो, बता सकते हो ऐसे ऐसे वेरिएबल्स? बच्चा पाई जो है वो आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, हम ढूंढ रहे हैं वेरिएबल। वेरी गुड, वी हैव एंगल। एंगल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंगल की यूनिट होती है डिग्री, सेकेंड्स, मिनट्स, ये सारी एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन, बट डायमेंशंस नहीं होती इनकी। ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव, बच्चों ने लिखा है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। एक जो चीज आ गई, गुड जॉब गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दो स्पीड, दो वेलोसिटीज का रेशियो होता है, सो दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। एक और का एग्जांपल लिखा हुआ था बच्चों ने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दो डेंसिटीज का रेशियो होता है, सो दैट इज ऑल्सो अ, बच्चा हम फिजिकल क्वांटिटी चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका मैथमेटिक फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे तो मैथमेटिक्स में किसी भी चीज की यूनिट नहीं होती. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड सम फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. इंजन की अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो तो वो दोनों टेम्परेचर का या फिर दोनों हीट्स का डिफरेंस आ रहा है. तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मेजर होता है वो रेडियन होता है, तो उसकी डायमेंशन नहीं होती. तो इनमें से कुछ भी एग्जांपल्स आप लिखो, डायमेंशन है रेडियन. ठीक है, मूविंग ऑन. सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक रह गया. अभी आवाज आ रही है सबको? कैन यू गाइस हियर मी? सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक रह गया था, तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वो अभी आ रही है आवाज सबको? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? पता अभी आवाज आ रही है बच्चा? ठीक है, बढ़िया. तो नाउ लेट अस ट्राई टू डिटरमिन. फर्स्ट वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं. सबसे पहले बताओ फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इन द फर्स्ट एग्जांपल? वेरी गुड, वी हैव वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 7. ये जो पहले के सारे जीरोस हैं ये हमें हमारा जो भी ये वैल्यू है 0.007 मीटर स्क्वायर, इनके बारे में कुछ नहीं बता रहे. तो आइडियली मुझे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए था? 7 × 10⁻³ मीटर्स. तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि हाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट गाइस? सेकंड में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? वेरी गुड, 3. तो कौन कौन सी? 2, 6 और 4. ये जो 10⁻24 वाला पार्ट है वो आपका यूजलेस है, वो खाली कन्वर्जन वगैरह के काम आता है. उससे आपको आपकी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा. अब आ जाते हैं अगले वाले पे जो इंटरेस्टिंग है हमारा, दैट इज 0.2370. वेरी गुड, एवरी वन हैज रिटन 4. तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट. अभी आ रही है बच्चों वॉइस? नाउ कैन यू हियर मी? यस, बढ़िया. सो मैं बोल रही हूँ कि 0.2370 की जगह अगर 0.2371 होता आपके पास, तब इसको भी तो सिग्निफिकेंट मानते 1 को. तो ये उसके इक्विवेलेंट है कि बच्चे ने जो मेजरमेंट ली है वो इतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से ली है कि उसकी लास्ट की डिजिट 0 आई है. सो दैट इज वाई दैट 0 इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट द मेजरमेंट. इसी आर्ग्यूमेंट से जो ये वाला भी क्वांटिटी है इसके अंदर भी आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर गाइस? अब इन दोनों एग्जांपल्स पे आ जाओ. ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. यहां पे बताओ कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फिफ्थ वाले में? सोचो. फिफ्थ वाले में आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3. ये जो बाद के जीरो है ये यूजलेस है मेरे लिए. इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी 8.64 इंटू 10⁻⁴. ये तो मैथ्स के टर्म में हो गया ना. बट अगर मैं ये इस वाली चीज की बात करूं, ये जो 86400 मीटर है, तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, किसी बच्चे ने इसको ऑब्जर्व किया है, तो अब सोचो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. अ स्टूडेंट हैज ऑब्जर्व्ड दिस. ये ऑब्जर्वेशन लिया उन्होंने, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. ये लास्ट के दोनों जीरो भी जरूरी हो गए. इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी एज 8.6400 इंटू 10⁻⁴मीटर्स. तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5. ठीक है, नंदिनी ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का चक्कर समझ में आया? यस, बिकॉज ऑफ यूनिट. बिकॉज इस पार्ट में बिकॉज ऑफ यूनिट आपका है 5 सिग्निफिकेंट फिगर. बिकॉज बच्चे ने मेजरमेंट ली है 86400 मीटर इक्वल. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द किड सेइंग दैट माय मेजरमेंट इज 86411.
तो लास्ट के दोनों वन सिग्निफिकेंट मानोगे ना, तो वैसे ये दोनों जीरो बता रहे हैं कि उसके इंस्ट्रूमेंट में 0 0 आया था आंसर। ठीक है। नंदिनी, उन्नति, आप लोगों को कोई डाउट है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट? जो बच्चे नो लिख रहे हैं उनको कोई डाउट है? यस, ये पहला वाला है, फिफ्थ वाला सिग्निफिकेंट है 864। इसके अंदर आपकी पांच है, 86400। सेकंड के आंसर थ्री, क्योंकि 2 6 और 4 तीनों आपके सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट गाइस, 2। अभी आवाज आ रही है बच्चों? अभी आवाज आ रही है? नाउ कैन यू हियर मी? शिफा, अर्पिता, अभी आ रही है आवाज? अंजू? ठीक है, बढ़िया। तो यही पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इसमें सब बच्चों को डाउट होते हैं ना, वो जीरो वाली चीज में होते हैं, सॉल्व करते रहो। अब ये समझो कि जीरो का जानना बहुत जरूरी है। कौन सा सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सिमिलर? 10 रेंजिंग टू पावर में आपको ऐसे लिखनी है कि एक जो हो आपकी, एक आपकी डेसिमल के पहले हो और बाकी सारी डेसिमल के बाद हो। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू गाइस हियर मी? Yes, now is my voice better? I have changed my network connection as well. ठीक है, बढ़िया। तो सिक्स्थ और फिफ्थ में ये फर्क है, क्योंकि सिक्स्थ में बच्चे ने मेजरमेंट ली है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने मेजर किया है कि लास्ट की उसकी दोनों चीजें जीरो आई होंगी। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ्स के अंदर इन दोनों चीजों को इक्वल मानते हैं, 2.6400 और 2.64 को। बट फिजिक्स में ये आपको ये बता रहा है कि बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर लास्ट की दोनों डिजिट जीरो आई हैं, और यहाँ पे बच्चे के पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे जिससे वो मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यूनिट है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट है, इसका मतलब ये है कि जो मेजरमेंट हुई है वो आपकी हुई है 86400 मीटर। तो यहाँ पर ये जो दोनों जीरोस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, नाउ इज इट अ लिटिल क्लियर गाइस? एक बार गो थ्रू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आई थिंक पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर ये चीज आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगी। एक बार थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, देन दिस विल बिकम इवन मोर क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो वो कवर करते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना है कि नेम द टेक्निक यूज्ड इन लोकेटिंग एन अंडर वाटर ऑब्स्टिकल। अगर आपके पास कोई अंडर वाटर ऑब्स्टिकल है तो उसको आप लोकेट करते हो बाय यूजिंग समथिंग नोन एज सोनार, एंड इफ यू हैव एन एरोप्लेन तो उसको आप यूज करते हो डिटेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग समथिंग नोन एज रेडार। तो सोनार का मतलब क्या हो गया बच्चों? सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको नोट डाउन कर लो अगर नहीं पता है तो।
ठीक है, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहां पर आप साउंड वेव्स का यूज करते हो टू डिटेक्ट एन अंडर वाटर ऑब्स्टिकल। ऑल राइट, और रेडार का मतलब कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडार गाइस? रेडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको अगर अंडर वाटर कोई ऑब्स्टिकल है, डीप सी के अंदर कोई ऑब्स्टिकल है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है? सो दैट टेक्निक विच इज यूज्ड इज नोन एज सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड वेव का यूज होता है, सबमरीन वगैरह में भी इसी चीज का यूज होता है। और अगर आपको कोई एरोप्लेन को डिटेक्ट करना है, तो आपने एरोप्लेन्स के अंदर मूवीज में देखे होंगे वो जो ग्रीन ग्रीन होते हैं जिनके अंदर सिग्नल आते रहते हैं, तो वो आपका रेडियो डिटेक्शन है। ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन यूज करके, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके एरोप्लेन की जो लोकेशन होती है वो आप पता कर सकते हो। ऑब्स्टिकल मतलब जैसे कोई पत्थर वगैरह, ठीक है, मतलब कोई बड़ा पत्थर है, कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल माने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन। यस अर्पिता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट परफेक्ट वर्ड। कुछ रुकावट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिकल। ऑलराइट, कोई भी चीज जिससे आपके पाथ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑब्स्टिकल का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलूं आगे? चलो बढ़िया। अब ये वाले क्वेश्चन में फिर से मुझे आप लोगों की जरूरत है। बताओ, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट्स। व्हाट आर सम डायमेंशनल कांस्टेंट्स गाइस? ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस हो। नहीं नहीं, टॉर्क और मास कोई डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क और मास तो चेंज होते हैं, वो वेरिएबल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आइडियली बच्चा आपकी चेंज हो रही है, तो वो भी आपकी डायमेंशनल कांस्टेंट में नहीं आई। एंगल भी कांस्टेंट नहीं होता, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होती। डायमेंशनल कांस्टेंट माने कांस्टेंट वैल्यूज जिनकी डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप लोग बताओ। कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं, बट वैसे इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो ये जो है वो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट आ गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यंग मॉडुलस चेंजेस फॉर एवरी मटेरियल, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज आल्सो अ डायमेंशनल कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपका एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। रिडबर्ग कांस्टेंट भी आपका एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स के अंदर होती है। ऑल राइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम भी आप बोल सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स आ गए डायमेंशनल कांस्टेंट्स के। नाउ व्हाट अबाउट द अदर पार्ट? डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन से आएंगे? अब इनका एग्जांपल सोचो बच्चों। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चा आपकी ना उसमें ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप लिख सकते हो, बट सम मोर रेलेवेंट एग्जांपल्स विल बी पाई। ई लिख दिया आपने। सपोज आप एवोगाड्रोस नंबर लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कांस्टेंट नहीं होता, उसको हमने वेरिएबल में लिखा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल के लिए वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, एंगल भी आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहाँ हुआ? रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल विच यू आर यूजिंग, सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट गाइस। ठीक है, तो ये आपके पाई, ई, एवोगाड्रोस नंबर, ये कुछ आपके डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बताओ कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज किस किसने सीखा है? Who all has learnt about vernier calipers? Who all has learnt about vernier calipers? Yes, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी जो होता है वो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल नहीं किया, बट वर्नियर कैलिपर के बारे में जिसका भी वो टॉपिक आ रहा है सिलेबस में कि आपको लेंथ मेजर करनी है, वर्नियर कैलिपर के बारे में उन्होंने सीखा होगा। तो वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, कि जो भी जितनी भी आपकी जो डिविजन्स होती हैं वो वर्नियर स्केल पे होती हैं,
उससे एक डिवीजन कम आपकी मेन स्केल पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर आप ऐसा भी कुछ चीज लिखते हो कि आपकी एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, जहां पर n है द नंबर ऑफ डिविजन्स विच वर्नियर स्केल हैज। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? खुशी, खुशी मेरी आवाज आ रही है? सब बच्चों के पास आवाज पहुंच रही है मेरी? यस, ओके, ऑसम। तो जैसा मैं आपको बोल रही हूं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन होती है n-1 अपॉन n MSD, जहां पर n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको जरूर नोट डाउन कर लो। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि अ वर्नियर स्केल ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिविजन्स। माने n की वैल्यू यहां पर हो गई 50। इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 मिलीमीटर, तो बताओ कि मिनिमम इनएक्यूरेसी क्या होगी। तो यहां पर आपको गिवन क्या है कि जो n है उसकी वैल्यू आपकी 50 है और जो मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू है आपकी 0.5 mm। आपको निकालना क्या है? You have to find out the minimum inaccuracy which is equal to the vernier constant or the least count। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट आपको डिटरमिन करनी है। तो ये डिटरमिन करने का जो आपका फॉर्मूला रहता है वर्नियर कांस्टेंट का, वो फॉर्मूला होता है कि वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब ये 1 VSD में ये वाला फॉर्मूला प्लग इन कर देती हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 MSD माइनस 49 अपॉन 50 ऑफ MSD। तो माने वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, MSD इंटू 1 minus 49 upon 50. So this will be equal to 0.5 multiplied by 1 upon 50. So this implies कि मेरी जो आंसर आएगा, जो मेरा लीस्ट काउंट आएगा, मिनिमम इनएक्यूरेसी आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है ना वर्नियर कैलिपर्स, उनको तो बहुत अच्छे से ये समझ में आना चाहिए। हाँ जी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, इज दिस क्लियर गाइस? कि हाँ मैम, हमने मिनिमम इनएक्यूरेसी निकाल ली, हमने लीस्ट काउंट निकाल ली। दो फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं, दैट इज एक तो आपका ये जो वर्नियर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है ये, कि वर्नियर कांस्टेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग 1 MSD minus 1 VSD एंड यू यूज 1 VSD इज इक्वल टू n minus 1 upon n MSD, तब आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इतना ही रिपीट करना है, इतना ही आपको समझना है। एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग भी सोने जाओ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। बच्चा, वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बहुत छोटी छोटी लेंथ, डेप्थ, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हो। जिन बच्चों को वर्नियर कैलिपर क्लियर नहीं है और उनके सिलेबस में है पेपर के, प्लीज यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जाकर एक वीडियो देखो। 2-3 मिनट की वीडियो देखना, ये नहीं कि 15 मिनट की वीडियो देखने बैठ गए फिर एंटरटेनमेंट हो रहा है उसी वीडियो से। बट हाँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर चीज क्या होती है, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये डायमेंशंस का क्वेश्चन है। एज यू ऑल कैन सी, इट इज गिवन टू अस दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो हमें k की डायमेंशन बतानी है। तो कोई मुझे बताएगा कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो और वेलोसिटी को कैसे करते हो? बताओ। चलो, वेलोसिटी को तो मैं बता देती हूँ, L⁻⁴ T⁻⁻⁴, ये हम क्लास में कर चुके हैं। फोर्स का बताओ सब बच्चे। वेरी गुड, m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻²। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि F इज इक्वल टू kv²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि k विल बी इक्वल टू F अपॉन v², है ना। तो अगर मुझे k की डायमेंशंस फाइंड करनी है, सो दैट मींस कि मुझे सिंपली डायमेंशन ऑफ f को डिवाइड कर देना है फ्रॉम डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर।
इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ एफ मेरे पास है m⁻1 l⁻1 t⁻²। इसको मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगी विद l⁻2 t⁻²। ये है आपकी डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास k की जो डायमेंशंस आएंगी, क्या आएंगी मेरे पास, एक तो m⁻1 t⁻², t⁻² तो कट जाएगा और आ जाएगा l⁻⁻1। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था, काफी जरूरी है। इस तरीके के आपके पास और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया हो। आई होप कि आपकी आज की क्लास अच्छी रही हो। मजा आया आज की क्लास में बच्चों? यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर भी क्लियर हुआ? यस, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने में मैं आपकी हेल्प कर पाई। अब अगली क्लास का हमारा एम है कि हम मोशन एंड वन डायमेंशंस जो है वो चैप्टर आपका रिवाइज करेंगे। तो प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी में या फिर जो भी आपके पास बुक है उनमें ग्लैंस थ्रू कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और मजा आए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।